जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के आईटी हब यानी कि भारत का जो आईटी हब है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आज वो बूंद बूंद के लिए तरस रही है, यानी कि कहें तो बूंद बूंद के लिए तरस रही है सिलिकॉन सिटी। क्या है पूरा मामला, इसको हम बताएंगे। साथ ही साथ हम भारत के परिदृश्य में भी देखने की कोशिश करेंगे और दुनिया के परिदृश्य में भी देखने की कोशिश करेंगे कि जल संकट कितना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। और इसका नमूना आपको अब गर्मी के शुरुआत में ही कर्नाटक में देखने को मिल चुका है। अभी तो ये शुरुआत है, हालात आप देखिएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारी जगहों पर वो हालात होने वाले हैं कि लोग पानी पीने के लिए मर जाएंगे। और शायद इसीलिए भारत सरकार ने नल जल योजना, हर घर नल जल योजना लाई है। लेकिन क्या ये सफल है? क्या हर जगह पानी उपलब्ध हो पा रहा है? सब पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग सरकार की नीतियों का हमेशा विरोध करते रहते हैं, उन लोगों के लिए भी आज एक सबक मिलेगा। उनको भी ये पता चलेगा, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हर घर नल जल योजना, जो भी योजना है, उसकी जब बात की जाती है तो हर घर पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए। जब बेंगलुरु का आज हम एक्सप्लेन करेंगे, बेंगलुरु में जो क्राइसिस इस समय चल रहा है कर्नाटक राज्य में, तो उससे आपको पता चलेगा कि जल संकट कितना कठिन है। और भारत सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, जब प्रयास करती है तो हर चीज़ का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। वहीं नई अपडेट के अनुसार अगर कर्नाटक में अब कोई भी स्विमिंग पूल में पीने का पानी डालेगा तो उसके 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु में जल संकट गहरा गया है। इस कारण यहाँ रहने वाले करीब 1.5 करोड़ लोगों में से एक वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर हो चुका है। जानकारी के अनुसार ये भी निकल के आ रही है कि वहाँ से जो शहर है बेंगलुरु शहर, वहाँ से बहुत सारे लोग अब पलायन करने लगे हैं, क्योंकि उनके पास पानी ही नहीं है। जब पानी ही नहीं है तो अपना खाना कैसे बनाएंगे, नहाएंगे कैसे, पिएंगे क्या, जिएंगे कैसे, क्योंकि जल ही जीवन होता है। दूसरी ओर लोग घर खरीदना भी चाहते थे, वे अपना मन अब बदलने लगे, क्योंकि बेंगलुरु में घर खरीदना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ की जो इकॉनमी है, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, जो एक तरह से आईटी हब के रूप में जाना जाता है। तो वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर या इंजीनियर्स होते हैं, ज़्यादातर वो लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं वो लोग वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके कैरियर को बूस्ट मिल सके। और जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हैं, सारी की सारी बेंगलुरु में ही स्थित हैं। और इस लिहाजा से जो इस सेक्टर के लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं, वो बेंगलुरु का रुख करते हैं और वहाँ पर अपनी घर खरीदने की कोशिश करते हैं। अब जब पानी का संकट गहरा गया है तो वो लोग घर लेने से कतरा रहे हैं, अपना मन बदल चुके हैं। इसके अलावा संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटी, कंपनियों और लोगों ने भी संकट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया। लोग नलों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाने से लेकर हाथ और बर्तन धोने के लिए कैन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को 4 घंटे तक पानी की सप्लाई ही बंद कर दी है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। बोर्ड ने कहा है कि नियम का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी दिया लगेगा। इससे पहले पीने लायक पानी का इस्तेमाल कार धोने, कपड़ा धोने या पौधों में डालने पर भी प्रतिबंध लगा था, और इसे न मानने पर 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। बात करेंगे 500 साल में इतना बड़ा वाटर क्राइसिस बेंगलुरु में आया क्यों वहाँ पर जल का स्तर घट गया, नल सूख रहे हैं, बोरवेल सूख रहे हैं। और बात निकल के आई थी कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर की तरफ भी टैंकर गए थे और मीडिया की सुर्खियाँ बनी थी। ये 3-4 दिन पहले की बात है कि जब उनके घर की तरफ, यानी कि सीएम आवास की तरफ पानी के टैंकर जाने लगे तो लोगों को ये एहसास हो गया कि मुख्यमंत्री आवास में जो बोरवेल होगा या जो वहाँ पानी की व्यवस्था होगी ज़मीन से निकालने की, शायद वहाँ पर भी जल स्तर खत्म हो चुका है। तो आप सोचिए, राज्य के राजा के घर में ही पानी नहीं है तो आम जनता के लिए क्या होगा? इसका कारण क्या है, सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक दिन में उपलब्ध कारण नहीं है, या जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी वजह से ये कारण नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों से दुरुपयोग किए जा रहे जल का, अनावश्यक जल की एक तरह से बर्बादी, सब कुछ ये मानवीय गलती है। पर्यावरण बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, और जब भी आप पर्यावरण का, प्रकृति का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे तो ऐसे ही क्राइसिस आपको झेलने पड़ेंगे। 500 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है वाटर क्राइसिस का। भारत के दक्षिण हिस्से कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। 67,000 आईटी कंपनियों के साथ ये देश का आईटी हब है।
तो आप सोच सकते हैं 67,000 IT कंपनियां हैं। अगर एक कंपनी में मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं तो आप गुणा कर दीजिए, करोड़ों में आंकड़ा जाएगा। वहीं अगर आप 100 एक कंपनी में कम से कम 100 की हम बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी जहां हज़ारों लोग एक ही कंपनी में काम करते होंगे, तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं। यानी कि जो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर IT हब है, सिलिकॉन सिटी है, ये जो है स्पेशली एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले ही लोग यहाँ पर मिलेंगे, वो भी अच्छे लेवल के। बात करते हैं बेंगलुरु में रोजाना करीब 200 करोड़ लीटर पानी की खपत मानी जाती है, जिसमें 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी और करीब 55 करोड़ लीटर बोरवेल के जरिए आता है। कावेरी नदी का जलस्तर भी समाप्त होने की कगार पर है। क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेंगलुरु जल निगम ने शहर में 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए हैं जहां पीने के पानी की किल्लत है। इनमें महादेवपुरा, RR नगर, बोमनहल्ली, येलहंका और दसरहल्ली इलाके शामिल हैं। और भी बहुत सारे इलाके हैं जिनको जल निगम के द्वारा चिन्हित किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से IT कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस पर गाइडलाइन जारी करे और जो भी IT कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो अपने घर से काम करें, जिससे कि अनावश्यक जल की जो खपत है वो रोका जाए, ताकि शहर में या उसके बाहर घर जाकर इस परेशानी से निजात पा सकें। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो बेंगलुरु के ही नहीं होंगे, तो बेंगलुरु से बाहर चले जाएंगे तो शायद जनसंख्या कम होगी तो पानी की किल्लत थोड़ी उसमें बचत हो जाएगी। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर और स्कूलों के बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने की सलाह दी जानी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए, ऐसे भी सुझाव दिए जा रहे हैं। वहीं एक अन्य तकनीकी विशेषज्ञ दीपक राघव हैं, उन्होंने जो बातें बताई है मीडिया रिपोर्ट्स में, वह बताते हैं कि वो कोलकाता से आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हर हफ्ते 6000 लीटर पानी के लिए 1500 रुपये का भारी भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि किराए के घर में ट्यूबवेल सूख चुका है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु IIM ने क्या कहा है, तो IIM ने अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के माध्यम से प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर से अधिक पानी को दोबारा उपयोग लायक बना रहा है। यानी कि जो पानी यूज कर रहे हैं उसी को एक तरह से फिर से यूज करने के लिए ये बना रहे हैं। उसको एक तरह से कहा जाए कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उसको फिर से यूज में लेने का काम कर रहे हैं। इसका दायरा बढ़ाने के लिए 57 कृत्रिम गड्ढों की खुदाई की गई है और 17 कुएं बनाए गए हैं। कमजोर मानसून की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर और बेंगलुरु शहर का ग्राउंड वाटर लगातार गिर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल यहाँ पर जो बारिश थी बहुत कम हुई थी। रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी हो रही है। जो ग्राउंड लेवल घट रहा है उसमें 20 करोड़ लीटर पानी की कमी होती जा रही है। जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं। इनमें से 3,700 सूखने की कगार पर हैं और 1,214 पूरी तरह सूख चुके हैं। कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम बहुमंजिला इमारतों के रहवासियों को आधी बाल्टी पानी में नहाते और आधी से टॉयलेट साफ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अब पानी की खपत आपको नहाने और हर जगह यूज करने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके सोर्स की बात जो करेंगे तो हमने आपको बताया कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवर बोर्ड है, इसके द्वारा ये निर्देश जारी किए गए। चेन्नई में 2019 में आया था ऐसा संकट। ट्रेन से पानी की धुलाई, चेन्नई सब कुछ एक तरह से आपको सपने जैसा दिखाई देगा। हॉलीवुड फिल्मों में आप जैसे देखते हैं कि लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, वही हालात हो रहे हैं। चेन्नई 2019 में ही भीषण जल संकट से गुजर चुका है। वहाँ हालात ऐसे हो गए थे कि वाटर ट्रेन से पानी पहुँचाना पड़ा था। यानी कि दूसरे राज्यों से या दूसरी जगहों से ट्रेन से, रेलवे से पानी पहुँचाना पड़ा। जो रेलवे तेल ले जाता था वो पानी ले जा रहा था। देश के छठे सबसे बड़े शहर चेन्नई को पानी की आपूर्ति वहां के 4 जलाशयों से होती है जो सूख गए थे। मानसून में देरी के कारण संकट विकराल हो गया था। इस कारण सरकार को रोज 1 करोड़ लीटर पानी ट्रेन से मंगाना पड़ा, जिसके लिए 66 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह हैदराबाद में भी संकट आया था। यहाँ पर टैंकर की मांग 4 गुना बढ़ी हुई थी। हैदराबाद में भी जल संकट की आहट अभी से सुनाई दे रही है। वहाँ पानी के 2 प्राथमिक स्रोत हैं, नागार्जुन सागर जलाशय जो कृष्णा नदी पर है और एल्लमपल्ली जलाशय जो गोदावरी नदी पर है। तो एल्लमपल्ली जलाशय गोदावरी नदी और नागार्जुन जलाशय कृष्णा नदी, इन दोनों जलाशयों में जो जलस्तर है वो बहुत खतरनाक रूप से घटता हुआ जा रहा है और कई इलाकों में पानी के टैंकरों की मांग अचानक से
बढ़ चुकी है। मणिकोंडा इलाके में तो जल संकट के चलते लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने यहाँ पर दिखाई हुई है, एक दो तस्वीरें उसमें साझा की गई हैं। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि साल 2023 तक भारत के करीब 10 शहरों में भारी जल संकट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में जिन शहरों का नाम शामिल है, इसमें जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, गाजियाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लुधियाना, अमृतसर, इंदौर, गुरुग्राम, ये सारे जगह हैं, और गुजरात का गांधीनगर, ये ऐसे शहर हैं जो बहुत बड़े जल संकट से गुजर सकते हैं। बेंगलुरु इस हालत में कैसे पहुंचा, तो आपके मन में ये सवाल बने हुए। तो बता दें कि बेंगलुरु एक हिल स्टेशन जैसा है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी लगभग 920 मीटर मानी जाती है, और भारत की 98% आबादी इससे कम एलिवेशन पर रहती है। 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें और 70% हिस्सों में हरियाली थी, इसलिए इसे गार्डन और लेक सिटी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो अब सिर्फ 81 झीलें बची हैं, और महज 3% हिस्से में हरियाली है। 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की बेंगलुरु के जो जल संकट है उसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है DK शिव कुमार, उनके बेंगलुरु स्थित घर का बोरवेल जो है सूख चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर भी पानी का टैंकर जाते लोग देखे थे। सरकार में सबसे उच्च पद पर बैठे दोनों नेताओं का हाल देखकर शहर के आम लोगों की मुश्किलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं, और अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन नहीं होगा, आसान ही है। अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, और देश के IT हब बेंगलुरु के 40% बोरवेल सूख चुके हैं। ग्राउंड वाटर 1800 फीट से नीचे चला गया है। पानी के टैंकर्स के दाम 2 गुने हो गए हैं, वो भी बड़ी मिन्नतों के बाद लोगों को मिल पा रहे हैं। बेंगलुरु ने अपने 500 सालों के इतिहास में पीने के पानी का इतना बड़ा संकट कभी नहीं झेला था। अब क्या बेंगलुरु केप टाउन की तरह डे जीरो पर पहुंचने वाला है? ये सोचने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी। पानी की कमी को टैंकरों के जरिए पूरा किया जा रहा है, और आपको पता है कि जो टैंकर के दाम होते हैं 500 से 700 रुपये माने जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत अब इसकी 2 गुनी से भी ज़्यादा हो गई है, 1500 से ऊपर जा रही है। टैंकर ऑपरेटर्स के मुताबिक कई बार लोग रास्ते में ही टैंकर रोक लेते हैं और 3000 रुपये तक देने को तैयार हो जाते हैं। कई लोग फ़ोन करते हैं कि 3 दिनों से वो बिना पानी के रह रहे हैं। रेडिट प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने लिखा है कि उनके मोहल्ले में हफ्तों से सप्लाई का पानी नहीं आया है। बिना फ्लश टॉयलेट में दूर से ही बदबू आती है। नित्य क्रिया के लिए लोग मॉल के टॉयलेट में जाने लगे हैं। विजयनगर इलाके के कोचिंग सेंटर में छात्रों से ऑनलाइन क्लास लेने की भी बात की जा रही है कि भाई तुम लोग कोचिंग सेंटर में मत आओ, क्योंकि पानी की कमी से कुछ प्राइवेट और सरकारी स्कूलों ने पहले ही छुट्टी कर दी है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने लोगों से पीने के पानी से गाड़ी धुलने और उसका गार्डन में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा है कि शहर के 3000 बोरवेल की तरह उनके घर का बोरवेल भी सूख गया है। शहर के सभी टैंकरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। पानी की किल्लत दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कर्नाटक सरकार है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। हम आपको बताएं कि बेंगलुरु शहर के आसपास की नदियां जैसे वृषभावती, अर्कावती, दक्षिण पिनाकिनी और चिन्नार नाले में तब्दील हो चुके हैं। इसके जलस्तर नदी की जगह अभी नाले बन चुके हैं। शहर में पानी का 70% हिस्सा फिलहाल कावेरी नदी से आता था। 200 किलोमीटर का ये सफ़र 3 स्टेप में होता है। पहला, कावेरी नदी से डाइवर्ट करके पानी 95 किलोमीटर दूर सिवान समुद्र तक लाया जाता था। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर टीके हल्ली तक पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है, और ट्रीटमेंट के बाद पंपिंग स्टेशन के जरिए 85 किलोमीटर दूर बेंगलुरु भेजा जाता है। जियो एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है राज भगत पलानीस्वामी। उनके मुताबिक बेंगलुरु के विस्तार और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल से ऐसी स्थिति बनी है। बेंगलुरु में 10 साल पहले 250 फीट पर ग्राउंड वाटर मिल जाता था, अब 1800 फीट पहुंच गया है। यानी कि 10 साल में आप देख रहे हैं कि 250 से 1800 का सफ़र कर लिया है ग्राउंड वाटर लेवल ने। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मैकेनिज्म बिगड़ गया है। अब ये इतना आसानी से सही नहीं होगा। 1980 और 1990 के दशक में 200 किलोमीटर दूर कावेरी नदी से पानी लाने की कवायद शुरू हुई थी। इसमें खूब पैसा भी खर्च किया गया था। दूसरी तरफ शहर की झीलों को दरकिनार किया गया। इन पर बिल्डर्स ने इमारतें बना दी और जो जल था वो प्रदूषित हो गया। बेंगलुरु जल संकट का भविष्य क्या है, अगर हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करें तो बारिश ही सबसे बड़ी इसकी एक तरह से सॉल्यूशन के रूप में आप मान सकते हैं।
अप्रैल 2024 से कावेरी परियोजना के चरण 5 की शुरुआत हो रही है, जिसमें रोजाना 5 से 10 करोड़ लीटर पानी की पंपिंग शुरू होगी। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 30 करोड़ और फिर 75 करोड़ लीटर तक ले जाया जाएगा। अगले 3 महीने में मानसून आने और कावेरी परियोजनाओं के 5वें चरण की शुरुआत से इस जल संकट को निपटारा हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। जितनी तेज़ी से शहर का विस्तार हो रहा है, 2019 तक ये परियोजना नाकाफ़ी होगा। 2029 तक, ठीक है, 19 नहीं 2019 तक ये जो परियोजना बनाई जा रही है ये कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे सिटी का विस्तार हो रहा है तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, यूजर भी उसके बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन 0 डे में पहुँचने वाला है। दुनिया का ये पहला शहर है जहाँ पीने का पानी लगभग समाप्त हो चुका है। केप टाउन ने 1990 के बाद से ग्लोबल रियल एस्टेट में उछाल लाने की कोशिश में अपने सभी जल निकायों और वेटलैंड्स को नष्ट कर दिया था। ये अफ्रीका का है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। केप टाउन पूरी तरह सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नदी के ट्रीटमेंट वाटर पर निर्भर हो गया है। साल दर साल सूखे से नदियों में भी पानी कम रह गया है। बेंगलुरु भी केप टाउन के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा जो एनालिस्ट करने वाले होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनका कहना है कि 1980 से 1990 के दशक से लगातार इमारतें और आबादी बढ़ी है, झीलों को दरकिनार किया गया है और कावेरी से पानी मंगवाया गया है। अगर हम भारत की बात करें, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी 97% है और ये पानी समुद्रों में खारे पानी के रूप में मौजूद है। सिर्फ 3% ऐसा पानी है जो हमें फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी होता है। फ्रेश वाटर का मतलब जो हम पी सकते हैं, और जो 97% वाटर है ये समुद्रों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। आपको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है नमकीन होता है और इसे आप पी नहीं सकते हैं। एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसी जगह है, वहाँ पे इतना नमक होता है पानी में कि आप उसमें डूब ही नहीं सकते। जैसे उस समुद्र में आप कूद जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे, क्योंकि उसका जो वाटर लेवल है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 3% जो फ्रेश वाटर है यानी पीने योग्य वाटर, फ्रेश वाटर का 2.4% उत्तरी और दक्षिणी में ग्लेशियर के रूप में सिक्योर्ड है। बाकी बचे सिर्फ 0.6% पानी से दुनिया की प्यास बुझ रही है। तो आप भी समझ सकते हैं कि जो 3% पीने योग्य पानी वो भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन दुनिया में मौजूद पीने का पानी सिर्फ 4% ही यहाँ मौजूद है। यानी कि जो 3% पानी है उसमें का 4% पानी सिर्फ भारत के पास है, बाकी उसमें का 96% पानी दूसरे देशों के पास है। दुनिया में भूमिगत जल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत करता है, यानी कि जैसे नल हुआ, बोरवेल हुआ, ट्यूबवेल हुआ, इन सारी चीज़ों का यूज हम करते रहते हैं। समरसेबल हुआ, यानी कि ज़मीन से पानी निकाल कर उसका उपयोग करना। जबकि आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा उपयोग पीने में नहीं होता है। ज़्यादातर सिंचाई में और पानी पीने में जल जो होता है ज़मीन से ही निकाल के किया जाता है। पंपिंग सेट का नाम सुने ही होंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत भूजल जोखिम के चरम बिंदु तक पहुंच जाएगा। यहाँ सऊदी अरब जैसे देश खड़े हैं। भारत में अभी से 76% लोग गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। 2019 तक ग्रामीण भारत के सिर्फ 17 घरों में टैप वाटर का कनेक्शन है। भारत के 700 जिलों में करीब 40% वाटर जो है में भूमिगत जल गंभीर स्तर तक पहुँच चुका है। अगर हम बात करें भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने जो 2018 में 10 राज्यों और 21 शहरों को चिन्हित किया था, वो बताया गया उसमें कि जल्द ही पानी का संकट इन शहरों में होने वाला है, यानी कि 10 राज्य के 21 शहर। अगर हम कुछ राज्यों के कुछ शहरों के नाम बात करें, जैसे दिल्ली हुई, तो दिल्ली का तो पूरा ही शहर हो गया, पूरी दिल्ली ही जल संकट से गुजर रही है। पंजाब की बात करेंगे तो इसमें अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और पटियाला हो गया। राजस्थान की बात करेंगे तो अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर बहुत ज़्यादा जल संकट से गुजरने वाले हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो गुरुग्राम और यमुनानगर। गुरुग्राम को आप जानते ही हैं कि कितनी लगातार यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं और कंपनियाँ खुल रही हैं। तो इस हिसाब से अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है कि यहाँ भी जल संकट गहरा चुका है। उत्तर प्रदेश में आगरा हुआ, गाजियाबाद हुआ, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा जल संकट के करीब आ चुके हैं। गुजरात का गांधीनगर हुआ, कर्नाटक का बेंगलुरु आप देख ही रहे हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और तमिलनाडु का चेन्नई और वेल्लोर, ये जल संकट से गुजरने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे तो 2030 तक डिमांड से आधी भी, जो हमारी डिमांड होगी उससे आधी सप्लाई हमारे पास होगी।
अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो 2008 की अगर हम डाटा की बात करें तो 2008 में 634 बीसीएम डिमांड थी और सप्लाई लगभग 650 बीसीएम थी, यानी कि जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा सप्लाई थी। वहीं 2030 की अगर हम बात करेंगे तो डिमांड जो बढ़ने वाली है 1498 बीसीएम हो जाएगा। वहीं सप्लाई की बात करेंगे तो 2030 में 744 बीसीएम हो जाएगी, यानी कि बूंद बूंद के लिए तरसेगी भारत की जनता। तो ये जो रिपोर्ट थी हमने आपके साथ साझा की और उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। भारत और दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं जल स्तर के मामले में, तो इस प्रकार से हमें अब अपने जो जल है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि जहाँ पर पानी है प्रेजेंट टाइम में, जैसे वहाँ पे तालाब हों, नदी हों और भी व्यवस्थाएं हैं, तो वो लोग जल का दुरुपयोग करते हैं। रोज़ गाड़ियाँ धोना, गाड़ियाँ क्या धोते हैं रोज़ाना, कपड़े से उसकी पोंछाई करिए, सफाई करिए। घर लोग धुलते हैं, देखता हूँ मैं, पाइप लगा देंगे और पूरा घर धुलना शुरू करेंगे। अपने घर के बाहर जो उनका गार्डन होता है पूरा डुबो के रखते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी यूज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी एक दिन, आप नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियाँ जल संकट से गुजरेंगी। और गर्मी का मौसम आ रहा है और अभी से लोग बूंद बूंद के तरसने के लिए तैयार होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़ी अपडेट के साथ, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आज का एक्सप्लेनर आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर सहयोग की बात करेंगे तो दैनिक भास्कर और भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमने जो भी चीज़ें ली थी वो आपको बताने की कोशिश की है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।